हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। तो अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं कि विपक्ष अब चुनाव आयोग को लेकर खुली लड़ाई में आ गया है? राहुल गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों को ललकारा है, कहा है हम तीनों को देखेंगे। तीनों का मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। हमारा सवाल भी आप तीनों से है, मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से। क्या इनमें से किसी को एहसास है कि अगर जनता के बीच आयोग का भरोसा नहीं रह जाएगा तो इनकी क्या हैसियत रह जाएगी? नमस्कार, हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर राज कुमार जी की नियोता जी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाया गया ताकि यह सबका भरोसा जीते, और भरोसा जीतने के लिए जरूरी है कि किसी के आगे ना झुके, किसी का पक्ष ना ले। क्या आपको एहसास है कि राहुल गांधी यह सब कहने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे, और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। चुनाव आयोग को आराम से बैठकर 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शर्मनाक वीडियो देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का एक भी जवाब ठीक से दिया, जिसे सुनकर भारत की जनता आश्वस्त हो जाती कि कुछ हो जाए, चुनाव आयोग गड़बड़ी नहीं कर सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कितनी बेतुकी बात की सीसीटीवी फुटेज को लेकर। कहा क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आपको याद होगा मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर आई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और सूचना के अधिकार के विरुद्ध भी कहा। इस मामले की सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि चंदा देने वाले कॉरपोरेट का नाम नहीं बताएंगे, प्राइवेसी का मामला है। कहा कि जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का आम अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार जनता का आम अधिकार नहीं है। अब आप बताइए, क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार की भाषा इस जगह पर एक नहीं लगती? कॉरपोरेट की प्राइवेसी के लिए सरकार इस हद तक चली गई, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी को छिपाने के लिए चुनाव आयोग इस हद तक चला गया। और वही सरकार इनकम टैक्स के नाम पर आपके व्हाट्सएप चैट को पढ़ने का कानून बना चुकी है। तो समझ लीजिए क्या होने जा रहा है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को जरा भी एहसास है कि भारत की जनता इस एक संस्था पर कितना अटूट विश्वास करती है? अगर यह विश्वास टूट गया तो संस्था का क्या होगा और भारत की जनता का क्या होगा? सिर्फ इसी एक बात पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर देना चाहिए कि वे बीजेपी के एक सांसद को लेकर 2 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। खुद ज्ञानेश कुमार को पब्लिक में आकर कहना चाहिए कि हम अनुराग ठाकुर के बारे में नहीं बोलेंगे, अनुराग ही सुपर आयुक्त हैं। जब सब नष्ट ही करना है तो ठीक से कर दीजिए। आयोग क्यों नहीं अनुराग ठाकुर को हलफनामा देने के लिए कह सका? क्यों नहीं कह सका कि अनुराग ठाकुर को हमने वोटर लिस्ट नहीं दी, उनकी जांच में खोट है? आप नेता प्रतिपक्ष के पावर प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाते हैं और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर पर चुप हो जाते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है?
इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आपका स्क्रिप्ट जो है पीएमओ से होकर के आता है। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहते हैं वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि बिहार में एसआईआर को लेकर इतनी गड़बड़ियां सामने आई, राहुल गांधी को मिल जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? बीजेपी इस मामले में क्यों चुप है? अनुराग ठाकुर पर आयोग क्यों चुप है? आपको जवाब मिल जाएगा। आपको याद होगा 2022 में रातों रात अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला हुआ। वे सचिव के पद से वीआरएस लेते हैं और 24 घंटे के भीतर चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं। वही अरुण गोयल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक इस्तीफा देते हैं और गायब हो गए जगदीप धनखड़ की तरह। किसी को कुछ पता नहीं। फिर 6 महीने के बाद खबर आती है क्रोएशिया के राजदूत बना दिए गए, जबकि इनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इतनी जल्दी इनके बारे में सब कुछ कैसे चेक कर लिया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की जांच करने की हिम्मत दिखा सके, यस मैन नहीं हो। क्या आपको लगता है भारत के चुनाव आयोग में हिम्मत है? 2018 में चुनाव आयुक्त के पद से अशोक लवासा ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या आयोग को नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया? इस पर अशोक लवासा के सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया, उनकी असहमति के नोट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह आयोग के भीतर हो चुका है। चुनाव आयुक्त किसी बात से सहमत नहीं है, इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाने देने का क्या मकसद हो सकता है? क्या इसलिए कि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा था? इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जब सरकार बदलेगी तब सबकी जांच होगी, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी भी होगी। आप हमारे वीडियो में बताए गए इन उदाहरणों के साथ राहुल गांधी के बयानों को समझिए, तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। कई बार मौका आया मगर चुनाव आयोग हिम्मत नहीं दिखा सका। इसी लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक भाषण की शिकायत पर बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस दिया गया, जबकि भाषण प्रधानमंत्री मोदी का था। हर बात का एक ही जवाब है, कोई ना कोई नियम। चुनाव आयोग कब तक अपने आप को इन नियमों के पीछे छिपाता रहेगा? इसलिए राहुल गांधी हलफनामा देने से इनकार कर सड़क पर उतर गए। धूप, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान का सामना करते हुए चुनाव आयोग को ललकार रहे हैं। आयोग ने राहुल गांधी के किसी सवाल का ठोस जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी एक बात समझ गए हैं, इस दौर में संस्थाएं मैनेज हो चुकी हैं, फैसले मैनेज हो रहे हैं, आदेश मैनेज हो चुके हैं। बस एक जनता है जो मैनेज नहीं हुई है और उसी के बीच अपनी बातों पर फैसला मांगना पड़ेगा। ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। चुनाव आयोग को याद करना चाहिए कि 10 साल आज से पहले जो लोग उसकी कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने इस भरोसे को हासिल करने के लिए कुछ किया भी या तोड़ने का ही काम किया। चुनाव आयोग को स्वायत्त इसलिए नहीं बनाया गया कि वह एफआईआर की धमकी दे और हम जो कहें वही सच है, हम पर भरोसा करना ही होगा, इस तेवर के साथ चले। आयोग के कई जवाबों से लगा कि वह सत्ता की भाषा बोल रहा है।
किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। जैसे सब ईडी से डर गए, वैसे ही अब सबको ईसी से भी डरना होगा। अलग अलग भाषाओं में लिखा है वोट चोर इलेक्शन कमिश्नर्स। क्या इसी दिन के लिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी इस पवित्र पद पर आए कि उन्हें चोर कहा जाए? संसद परिसर में हर दिन विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग चोर है का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयुक्तों को इसकी परवाह करनी चाहिए कि उन्हें चोर क्यों कहा जा रहा है। आज आयोग को शर्म आनी चाहिए कि उन पर रिगिंग के आरोप लग रहे हैं और वह नियम खेल रहा है। आयोग अभी तक विपक्ष को अपनी बात से क्यों नहीं समझा सका? संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान पोस्टर पर लिखा है एसआईआर साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। गोदी मीडिया जितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, नफरत फैला ले, बहस को भटका दे, लेकिन विपक्ष अपने अभियान पर टिका हुआ है। संसद में विपक्ष का प्रदर्शन और बिहार में राहुल गांधी की यात्रा जारी है। आयोग को हलफनामे का खेल बंद कर देना चाहिए। अगर पोलिंग एजेंट गलती नहीं बताएंगे तो क्या मतदाता सूचियों में इतनी गड़बड़ियां होती रहेंगी? मतदाता सूची की जिम्मेदारी क्या बूथ एजेंट पर डाली जा सकती है? फिर आयोग किस काम के लिए है? बूथ एजेंट को क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर का पावर दे देना चाहिए? नवीन पटनायक के बीजू जनता दल ने तो चुनाव आयोग को पिछले साल दिसंबर में पत्र लिखा कि कुछ जगहों पर जितने वोट पड़े उससे 15 से 30% ज्यादा गिने गए। यह कैसे हो सकता है? 2 वोट पड़ेगा 2 ही गिना जाएगा, 2 की जगह 5 कैसे गिना जा सकता है? दिसंबर का पत्र और अभी तक जवाब नहीं आया। फिर आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांगने का नाटक भी करता है। बीजेडी ने कहा है उनकी शिकायत को 8 महीने हो गए, आज तक आयोग ने जवाब नहीं दिया। ऐसी शिकायतें तो और भी आई हैं। लोकसभा में जितने वोट पड़े उससे कहीं ज्यादा कहीं पर गिने गए और कहीं पर उससे कम गिने गए। एडीआर ने बाकायदा अपनी रिसर्च सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, लेकिन आयोग ने कौन सा ठोस जवाब दे दिया? एडीआर ने आयोग के यंत्र के वोटों की गिनती को लेकर ठोस आरोप लगाए, किसी पर आयोग का जवाब नहीं आया। 99% सीटों पर जितने वोट डाले गए और जितने गिने गए उसमें मिलान नहीं हो पाया। बीजेडी तो इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, वह भी वही आरोप लगा रही है जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। कब तक आयोग नियम खेलता रहेगा? नियम बता रहा है इतने दिन में शिकायत का हलफनामा देना होता है, लेकिन खुद कितने दिन में उन शिकायतों पर एक्शन ले रहा है आयोग? इसकी बात क्यों नहीं करता? सपा और बीजू जनता दल के हलफनामे पर चुनाव आयोग ने अपने लिए समय की पाबंदी क्यों नहीं दिखाई? क्या उनका काम केवल 7 दिनों में या 50 दिनों में हलफनामा लेना ही है और चुनाव आयोग उस पर 10 साल तक सोता रह जाए? एक फर्क है, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल ने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया मगर जन आंदोलन नहीं किया। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर गए। तेजस्वी यादव के साथ 16 दिनों के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। जगह जगह पर इसके बारे में बोल रहे हैं। इसलिए अटैक राहुल गांधी पर ज्यादा है क्योंकि चोरी के इस खेल को पब्लिक के बीच में ले जा चुके हैं। जिनके नाम कट गए हैं उन्हें बुलाकर दिल्ली में चाय पिला रहे हैं और बिहार की यात्रा के दौरान मिलकर सवाल जवाब कर रहे हैं। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है। चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। एक बात समझने की जरूरत है, वोटर लिस्ट में चोरी का यह खेल एक दिन में नहीं पकड़ा जा सकता, 7 दिन में नहीं पकड़ा जा सकता है। यह इतना जटिल मामला है कि इसमें समय लग रहा है। क्या इसीलिए चुनाव आयोग 7 दिन, 8 दिन, 50 दिन के नियमों की आड़ ले रहा है?
क्योंकि उसे पता है कि कोई भी 7 दिन के भीतर इस तरह की धांधली को नहीं पकड़ सकता है। चुनाव आयोग ने दरअसल सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी उसके खिलाफ इस हद तक जा सकते हैं। क्या अब नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ किसी भी हद तक जाने का कोई रास्ता आयोग के पास बचा है? एक ही रास्ता है, झुंझलाहट का, हताशा का। अब हताशा में आयोग क्या करेगा कोई नहीं जानता। वोटर लिस्ट की हजारों गलतियां आपने देख ली, लोगों ने दिखा दी, आयोग नियमों का हवाला देने लग जाता है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग ने खुद से यह गलती क्यों नहीं पकड़ी? इन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए देश को एसआईआर में झोंका जा रहा है और एसआईआर में ही हजारों गलतियां सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने चुनाव आयोग से संवाद नहीं किया, अर्जियां नहीं दी, मुलाकात का समय नहीं मांगा। आपको एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी को आज यह सब क्यों कहना पड़ रहा है और राहुल गांधी को यह बात क्यों कहते रहनी चाहिए। 2024 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे। मुद्दा क्या था? आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के फंड को जब्त कर दिया। पुराने केस का हवाला देकर कई साल बाद कार्रवाई की। प्रचार का समय नजदीक था और एक राजनीतिक पार्टी का अकाउंट जब्त कर दिया जाता है। 10 साल से आप पढ़ रहे हैं, बीजेपी को 5,000 10,000 करोड़ का चंदा मिल रहा है। क्या आयकर विभाग बीजेपी के फंड पर रोक लगाने की हिम्मत कर पाता? कांग्रेस को 3,500 करोड़ का नोटिस भेजा गया, 135 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। क्या आयकर विभाग बीजेपी को नोटिस भेज सकता है, जुर्माना मांग सकता है? The Election Commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We're unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. चुनाव आयोग को बहुत कुछ याद दिलाने का समय आ गया है। 10 साल तक विपक्ष ने हताशा में चुप्पी साध ली। अब वह सड़क पर उतरकर बोलने लगा है। यह सब बातें जनता के बीच में ठीक से नहीं पहुंची क्योंकि खबरों को दबाया गया। क्या गोदी मीडिया ने इस बात को लेकर बहस की थी कि क्या आयकर विभाग बीजेपी के खाते को जब्त करने की हिम्मत कर सकता है? तो चुनाव के पहले एक मुख्य राजनीतिक दल का खाता क्यों जब्त किया गया? Please understand, this is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? कांग्रेस के नेता आयोग के दरवाजे पर गए, लेवल प्लेइंग फील्ड की याद दिलाने लगे। एक पार्टी कई हजार करोड़ के चंदे से लैस और एक पार्टी का बैंक अकाउंट जब्त। तो लोग क्यों नहीं पूछेंगे, चुनाव से पहले ही चुनाव को फिक्स किया जा रहा है।
पूर्व चुनाव आयुक्तों के अखबारों में बयान छपे कि यह कार्रवाई लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांतों के विरुद्ध है। आयोग को दखल देना चाहिए। आयोग दखल दे सकता है, कम से कम आयकर विभाग से मिलकर पूछ सकता है कि यह कार्रवाई अभी ही क्यों करनी है। ऐसा क्या था जो चुनाव के बाद तक नहीं रुक सकता था? लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या उस वक्त आपने चुनाव आयोग को आगे आकर लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल करते देखा कि चुनाव शुरू हो रहे हैं, सबको बराबर का मौका मिले? यह कार्रवाई बाद में भी हो सकती थी, मगर नहीं हुई। आपको पता है, किसी ने परवाह नहीं की। कहां है वो मामला आज? लेकिन उसी वक्त क्यों किया गया? आयोग उस वक्त नियम खेल रहा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब आयकर विभाग ने कहा लोकसभा तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस को खर्च करने की अनुमति मिली। तब तक चुनाव के कई दिन निकल गए और कांग्रेस प्रचार में पिछड़ गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट तक मामले को क्यों पहुंचने दिया गया? पहले ही आयकर विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं रोकी? क्योंकि उसे पता था कि चुनाव आयोग सिर्फ नियम खेलेगा और दखल नहीं देगा। जैसे इस वक्त नियम खेला जा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी उसकी जिम्मेदारी नहीं, राजनीतिक एजेंटों की है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? यह आपका अधिकार है, संविधान आपको यह देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। भाइयों और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं रहेगा तो फिर इस देश में जनता की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। जनता नाम की चीज तभी तक है जब तक उसके पास एक वोट का अधिकार है। ठीक इसी समय में सुदूर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव की धांधलियों के सवाल उठा रहे हैं। यंत्र और इंटरनेट को चुनाव के सिस्टम से दूर करना चाहते हैं। यंत्र के प्रति विश्वास जताने वाले गोदी एंकरों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ट्रंप और यंत्र को लेकर क्या करें। इतिहास ही यही रहा है। चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रियाओं के सहारे ही लोकतंत्र का गला अंतिम रूप से दबा दिया गया। लोकतंत्र को खत्म करने वाले हमेशा चुनावों के जरिए ही सत्ता में पहुंचते हैं, फिर चुनाव को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या भारत में चुनाव आयोग एक तरफा है? क्या चुनाव एक तरफा हो चुका है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।